पहली बार मोदी ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें गठबंधन का भी पूरा ख्याल रखना था और देश को आगे ले जाने के लक्ष्य का भी पूरा ध्यान रखना था। भाई विपक्ष तो मुंह फाड़े बैठा था कि 19 का 20 हो और उसका सरकार गिराने का जो सपना है वो पूरा कर पाए। लेकिन बॉस मोदी तो मोदी हैं। आज बजट पेश भी हो गया, मोदी ने विपक्ष के अरमानों को रौंद भी दिया और देश के आगे बढ़ने के अरमानों से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पीएम मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट पेश किया, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी भी सेट कर दिए गए। सरकार पूरे 5 साल चलेगी, यह मैसेजिंग कर दी गई और विकसित भारत के विजन के मुताबिक नई नई स्कीम्स लॉन्च हुई। मिडिल क्लास, किसान, युवा, महिला सबके विकास के लिए फंड का ऐलान कर दिया गया। यानी पहली बार गठबंधन के नंबर के सहारे सरकार चला रहे मोदी फुल नंबर से पास होते दिखे इस बजट में कई ऐसी चीजें भी थी जो इतनी अच्छी हैं कि इंडी गठबंधन में मार मच गई कि उसका क्रेडिट हमको लेना है। बोलने लगे कि मोदी जी ने हमारी नकल करके यह बजट बना लिया। इतना ही नहीं, जो विपक्ष कल तक कह रहा था कि सरकार तो गिरनी ही गिरनी है, मोदी किसी को कुछ ना देने वाले, अब इसे सरकार बचाओ बजट बता रहा है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन आज कितना कंफ्यूज दिखा और आपके लिए बजट में क्या है और आम आदमी के फेवरेट सब्जेक्ट इनकम टैक्स के स्लैब में आपके लिए कितना फायदा है, यह सब आज आपको विस्तार से इस चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन पहले बजट के हाइलाइट्स बताता हूं जिससे बजट का निचोड़ आपको समझ में आ सके। इस बजट में नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की झलक दिखाई, यानी बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया है। नरेंद्र मोदी जिन 4 प्रमुख जातियों की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई किसान है, महिला है, युवा है और गरीब है, उनका खास ध्यान बजट में दिखा। बजट में लाखों करोड़ों नौकरी बांटने जैसे बड़े बड़े वादे नहीं किए गए, बल्कि ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई गई और रोजगार जनरेट करने पर जोर दिया गया। स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है ताकि जो युवा हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक स्किल्ड लेबर तैयार हो सके और वो उसमें काम कर सके। बजट में किसानों के लिए खास प्रावधान किया गया। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर को ज्यादा पैसा अलॉट किया गया। टैक्स की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स से जुड़े कानून की समीक्षा की बात कही गई। मिडिल क्लास को राहत देते हुए टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया गया। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए बजट में सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और क्लाइमेट चेंज के चैलेंज का भी जिक्र किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया गया ताकि देश की विकास की गति बनी रह सके। बजट में और क्या क्या खास है, यह सब आपको आगे विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बार सुनिए बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 बड़े सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को क्या क्या दिया। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खास प्रावधान किए गए। दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया गया, लेकिन उसके बदले जो दिया गया वो स्पेशल स्टेटस से कम नहीं लगता। सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार को 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में पिरपैंती में नए बिजली संयंत्र को लगाने का प्रावधान है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, बाढ़ वाली। बिहार में 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों में कॉरिडोर बनाकर उसे धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मोदी सरकार मदद देगी। बिहार में उद्योगों को बढ़ाने के लिए गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में मोदी सरकार मदद करेगी। बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे यानी 2 एक्सप्रेसवे और बनेंगे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का नया ब्रिज बनाया जाएगा।
इसके अलावा नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का ऐलान किया गया। अलग अलग एजेंसीज से बिहार के लिए आर्थिक मदद भी अरेंज किया जाएगा। यानी आम बजट में मोदी सरकार ने बिहार को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड दे दिया। इस स्पेशल पैकेज से बिहार में एनडीए के सहयोग की चहक उठे। वो एकदम बम बम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार, फिर बताता हूं कि चंद्रबाबू नायडू को इस बजट में क्या मिला है। बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था कि या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। ओवरऑल हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। जो लोग इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए। यानी बिहार से जितने सहयोगी हैं सब बम बम है, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो। अच्छा, बजट में पीएम मोदी ने अपने दूसरे सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का भी पूरा ध्यान रखा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए लगातार फंड मांग रहे थे। उन्हें अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विकसित करने के लिए फंड की जरूरत थी। बजट में अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान किया गया और यह भी भरोसा दिया गया कि आने वाले सालों में भी एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। इसके अलावा गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी मदद का भरोसा दिया गया। इस योजना को आंध्र प्रदेश के किसानों की लाइफलाइन कहा जाता है। इस योजना को पूरा करना चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश के कुछ पिछड़े इलाकों के विकास के लिए भी मदद का ऐलान किया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को विकसित किया जाएगा। हाईवे, बिजली, पानी और बाकी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी फंड जारी होगा। यानी चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी से जिस मदद की उम्मीद कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिए उसे भी पूरा कर दिया। अब यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से वो प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रिया कहना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य की जरूरतों को पहचाना। बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुक्रिया। केंद्र से यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई देते हैं। बजट पर टीडीपी के सांसद राममोहन नायडू ने यहां तक कह दिया कि आज के बजट से साफ हो गया है कि मोदी और नायडू की जोड़ी मतलब फेविकॉल की जोड़ी। अब बताइए, विपक्ष इंडी अलायंस अगस्त में सरकार गिरवा रहा था और यहां नायडू के लोग कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के, कि मोदी नायडू की जोड़ी फेविकॉल की जोड़ी है। नीतीश कुमार बम बम, चिराग पासवान खुश। तो फिर कहां से गिरेगी सरकार भाई? यानी राहुल गांधी के जो अरमान थे नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने के, वो 2029 तक तो पूरे होते दिख नहीं रहे। कुल मिलाकर बजट में पीएम मोदी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को आर्थिक मदद देकर अपने दोनों बड़े सहयोगियों को सेट कर दिया और इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेर दिया। क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार यह नैरेटिव सेट कर रहा था कि मोदी सरकार तो बस अभी गिर जाएगी, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी के सहयोगी कह रहे हैं कि यह फेविकॉल की मजबूत जोड़ी है, टूटने वाली नहीं है। विपक्ष के लिए यह तो ले बलाया वाला सिचुएशन है, क्योंकि विपक्ष और उसका इकोसिस्टम तो माहौल बना रहा था कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ ना मिलने वाला। यहां मामला पलट गया। इंडी अलायंस के नेता अब नरेंद्र मोदी को घेर तो रहे हैं, लेकिन खुद ही यह बात एक तरह से मान भी रहे हैं कि अब मोदी सरकार नहीं गिरने वाली। बजट पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। मतलब आप मान रहे हैं कि कुर्सी बच गई। राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बता दिया।
और कहा कि दूसरे राज्यों की अनदेखी कर एनडीए सहयोगियों को खोखले वादे किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार यह बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाई है। इससे एए यानी अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने इसे कॉपी पेस्ट बजट भी बताया। यह दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया। राहुल गांधी के अलावा बजट को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बजट को लेकर इंडी गठबंधन कैसे कंफ्यूजन में दिखा। मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। पूरा बजट मानो 2 प्रदेशों को और 2 विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। यानी इंडिया अलायंस कम से कम ये तो मान रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को भर भर के मिला, सरकार को खतरा नहीं है। इन्हीं के लॉजिक से अब ये खुद मान रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं उसमें भी झोल है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन ये आरोप भी लगा रहा है कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही आर्थिक मदद दी गई और विपक्ष के राज्यों को कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में इस आरोप का भी सच आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि बजट का विरोध करते हुए इंडी गठबंधन कैसे कन्फ्यूजिया हुआ नजर आया। भाई, पहला कंफ्यूजन तो इनका यह है कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट बजट है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कॉपी किया गया है। दूसरी तरफ इस बजट को अडानी अंबानी वाला बजट बता रहे हैं। अगर बजट आपकी कॉपी पेस्ट है तो आपने क्या अडानी अंबानी वाला मैनिफेस्टो बनाया था क्या? तो खुद ही कुछ कह रहे हैं, खुद ही कुछ हो रहा है। कह रहे हैं इस बजट में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो फिर आपके मैनिफेस्टो से कॉपी क्या किया? और अगर मैनिफेस्टो से कॉपी किया है तो कुछ तो है बजट में। दोनों बातें एक साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये कॉपी पेस्ट बजट है तो फिर अंबानी अडानी वाला बजट कैसे होगा? दूसरा कंफ्यूजन, एक तरफ इंडी गठबंधन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आधी अधूरी रेवड़ी बांटी ताकि एनडीए की सरकार बची रहे। अगर आधी अधूरी मदद ही दी गई तो कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बजट की तारीफ कर रहे हैं? क्यों वो थैंक यू मोदी जी कह रहे हैं? और आप एक तरफ कह रहे हो कि आधी अधूरी दी, दूसरी तरफ कह रहे हो कि सब तो इन दोनों को ही दे दिया। तीसरा कंफ्यूजन, कल तक इंडी गठबंधन डंके की चोट पर कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। आज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो अपनी सरकार ही बचा ली। 2 दिन पहले कुछ कहते हैं, 2 दिन बाद कुछ। चौथा कंफ्यूजन, बिहार को मिली आर्थिक मदद पर अब इंडी गठबंधन कह रहा है कि मदद का ऐलान तो हो गया, लेकिन मदद पहुंचने में कितना इंतजार करना होगा यह पता नहीं। जब मदद नहीं मिली थी तो कह रहे थे कि मोदी सरकार तो बिहार को कुछ देने वाली नहीं है, कोई मदद नहीं मिलने वाली। अब ऐलान कर दिया तो कह रहे हैं कि मदद पहुंचने ही वाली नहीं है। पांचवां कंफ्यूजन, इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए इंडी गठबंधन के कुछ नेता कह रहे हैं कि बजट में तो बिहार और आंध्र प्रदेश का ही को ही सब कुछ बांट दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के भरोसे मोदी सरकार चल रही है, फिर भी वो सिर्फ अमरावती के लिए स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट ही ले पाए, उनको ज्यादा कुछ मिला नहीं। तो एक बार मन तो बना लो बॉस कि सब बिहार आंध्र प्रदेश को दे दिया या बिहार आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं दिया। एक बार मन बनाओ। आधे बोल रहे हो दे दिया सब, आधे पिन मार रहे हो कि देखो तुमको कुछ नहीं मिला। छठा कंफ्यूजन, इंडी गठबंधन से जुड़े समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि बजट में अयोध्या की अनदेखी की गई, जबकि यही लोग अयोध्या की हार पर नरेंद्र मोदी को कहकर घेर रहे थे कि अयोध्या को चमकाने और राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी हार गई। तो पहले आप खुद मान रहे थे कि अयोध्या को चमका दिया, अब कह रहे हैं बजट में कुछ नहीं दिया। यानी इंडी गठबंधन क्या बोलता है, क्या नैरेटिव बनाता है, आपस में तय तो कर लो भाई। चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरा ही, सब कुछ कर लो, लेकिन पहले मन तो बना लो कि बोलना क्या है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन का एक आरोप यह भी है कि बीजेपी ने सब कुछ अपने सहयोगियों को दे दिया, दूसरे राज्यों की अनदेखी की गई। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को कुछ नहीं मिला, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली को कुछ मिला ही नहीं, झारखंड तेलंगाना की सरकारों ने भी ऐसे ही आरोप लगा दिए। एक बार बजट पर ममता बनर्जी और दिल्ली की मंत्री आतिशी को सुनिए,
फिर बताता हूं कि वाकई क्या 2 राज्यों को सब कुछ मिला और बाकी को कुछ नहीं मिला है। इसका सच बताओ। हमने कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। दार्जिलिंग देखिए, दार्जिलिंग से वोट लेते हैं, वोट का टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैनॉट सपोर्ट। इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है, तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं। आपको फैक्ट्स बताऊं उससे पहले आप खुद सोचिए, केंद्र सरकार जो बजट बनाती है, अगर आप इस देश को एक शरीर माने तो वो बजट पेट में जाने वाला खाना होता है। क्या यह संभव है कि जो पेट में खाना गया है उससे जो एनर्जी बनेगी वो एक हाथ कहे कि मुझे नहीं मिली है, सारी एनर्जी बाएं हाथ को चली गई, या एक पैर कह दे कि नहीं मेरे पास तो कोई एनर्जी आ ही नहीं रही है, वो तो सब दूसरी तरफ चली गई? ऐसा संभव है? या दिल अगर खून पंप कर रहा है तो कोई एक पार्ट कह सकता है कि मुझे तो खून आ ही नहीं रहा है, सारा खून सीधा पैर को दे दिए हैं? ऐसा होता है? ऐसा कैसे चलेगा देश कि एक राज्य को कुछ नहीं देंगे दूसरे को सब दे देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? देश है बॉस, ऐसे नहीं चलता है। अच्छा, आपने इंडी गठबंधन शासित राज्य सरकारों के आरोप सुन लिए, अब आप बजट पर किस तरह की राजनीति हो रही है देखिए। इंडी गठबंधन पहले तो माहौल बना रहा है कि बजट में सब बिहार आंध्र प्रदेश को दे दिया, जबकि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस आरोप लगा रही कि आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिला। पार्टी की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को 0 मदद दी है। अमरावती के लिए मिले 15,000 करोड़ को भी वाईएसआर कांग्रेस ने मामूली रकम बताकर खारिज कर दिया। तो एक तरफ आरोप है कि सब दे दिया आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश के ऑपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि हमको कुछ मिला ही नहीं है। मोदी विरोध में इंडी गठबंधन राजनीति को इस लेवल तक लेकर आ गया है कि अब तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने नीति आयोग की मीटिंग के बहिष्कार की बात कह दी। स्टालिन ने आरोप लगाया कि बजट में तमिलनाडु को कुछ नहीं दिया गया। इंडी गठबंधन के नेताओं को यह समझना होगा कि यह देश का बजट है, किसी पार्टी का बजट नहीं है जिसमें एक राज्य को ज्यादा दे दिया और दूसरे को कम। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बजट में मोदी सरकार सबसे पहले उन राज्यों को भर भर के फंड देती जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, या उन राज्यों को ज्यादा फंड देती जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश को आर्थिक मदद की मांग बहुत पुरानी है। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तब भी यह तय हुआ था कि बदलते हालात में आंध्र प्रदेश को नए राज्य के रूप में विकसित करने के लिए उसे आर्थिक मदद दी जाएगी। और जहां तक बिहार का सवाल है तो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन की कहानी किसी से छिपी नहीं। तो ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने आंख बंद करके अपने सहयोगियों की कोई बात मान ली। अगर ऐसा करना होता तो मोदी सरकार दोनों राज्यों को विशेष राज्य का ही दर्जा दे देती। यह भी समझना होगा कि बजट में जो भी पैसा हेल्थ के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है वो किसी राज्य को देखकर थोड़ी मिलता है, बल्कि यह सबके लिए होता है। जैसे पीएम आवास योजना के तहत जो 1 करोड़ घर और बनेंगे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार और यूपी में बनेंगे, बंगाल में भी बनेंगे। 100 बड़े शहरों में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन को सुधारा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 100 बड़े शहर सिर्फ बीजेपी के राज्यों वाले हैं। आम आदमी को जो टैक्स में राहत मिली वो बंगाल के लोगों को भी मिली है और दिल्ली के लोगों को भी मिली है। जो बजट में युवाओं के लिए रोजगार के प्रावधान किए गए, उन्हें ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, वो किसी एक राज्य के लिए है क्या? और ऐसी लंबी लिस्ट है जहां बजट के तहत जो स्कीम्स है वो सभी राज्यों के लिए है। तो इंडी गठबंधन ये कैसे माहौल बना रहा है कि बॉस हमको तो कुछ दिए नहीं, हमको तो कुछ दिए नहीं। आप ये भी देखिए कि मोदी सरकार ने पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम नाम की एक योजना लाई है। इस योजना के दायरे में बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है। इस योजना के तहत इन राज्यों के बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा ताकि ये क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रिम भूमिका निभा सके। तो बॉस इसमें तो बंगाल है, तो कैसे आपको कुछ नहीं मिला? आप खुद देखिए, नरेंद्र मोदी जिन विकसित भारत का सपना बुन रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल की भी अहम भूमिका है और झारखंड की भी भूमिका है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना साकार करें और विपक्ष के राज्यों की जानबूझकर अनदेखी कर दें। ऐसा हो सकता है कि एक देश विकसित होगा उसमें बंगाल को कुछ नहीं मिलेगा?
अच्छा, इस बार के बजट को देखने के बाद इंडी गठबंधन कह रहा है कि उनके राज्यों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार किसी राज्य को कुछ ना दे। जहां तक पक्षपात के आरोप की बात है, आपको पिछले साल के बजट के आंकड़े दिखाता हूं, जिससे यह पता चल जाएगा कि क्या मोदी सरकार बजट में पक्षपात करती है, क्योंकि इस साल का आंकड़ा तो अभी आएगा जब पूरा बजट दिखेगा और उसको एनालाइज किया जाएगा, लेकिन आपको पिछले बार के आंकड़े में ही पता चल जाएगा कि 2023-24 में, 2023-2024 में जो राज्यों को फंड मिला, राज्यों को फंड, ये क्या मिला भाई सरकार की कमाई में से? सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन था भाई? यूपी था। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है, तो उसको 1,83,000 करोड़ मिला। 83 के करोड़ इतना मिला यूपी को। नंबर 2 पे पिछले साल बिहार था, और जिस साल बिहार को यह मिला उस समय बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर सरकार चला रहे थे, तो बिहार को 1,02,000 करोड़ मिला। ठीक है, तीसरे नंबर पे था मध्य प्रदेश, एमपी, यह भी बड़ा राज्य है, उसको 80,000 करोड़ मिला। ठीक है भाई, चौथे नंबर पर कौन था? बंगाल था चौथे नंबर पे पिछले बार, जिसको 76,000 करोड़ मिला। 80,000 करोड़ और यहां 76,000 करोड़ मिला। और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र, उसको मिला 64,000 करोड़ सीआर। और 6ठे नंबर पे राजस्थान था, जिस राजस्थान को पिछली बार दिया गया था 61,000 करोड़। अब इसमें पिछले बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बंगाल यहां ममता बनर्जी की सरकार थी, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही थी। टॉप 6 में 3 राज्य जिनको सबसे ज्यादा पैसा पिछली बार मिला था, वो 3 ऑपोजिशन के राज्य थे, और उसमें भी यूपी को इसलिए पहला मिलता है क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है। तो ये कह देना कि हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला, बहुत ऐसे नहीं होता है। क्यों इस बार हर बार पे भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना? अच्छा, अब बात बजट के उस हिस्से की, भाई इनको कुछ मिले ना मिले, आम आदमी तो ये जानना चाहता है कि उसको क्या मिला। तो बजट में आम आदमी की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है इनकम टैक्स स्लैब को लेकर। मोदी 3.0 के पहले बजट से पहले पब्लिक टैक्स में छूट की उम्मीद की जा रही थी। मोदी सरकार ने लोगों को निराश भी नहीं किया, सरकार ने टैक्स की दरों में बदलाव किया। कोई बहुत तूफानी बदलाव नहीं किया, लेकिन किया। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों ही ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे जनता को बचत होगी। पहले आप देखिए कि न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या बदलाव हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम में पहले 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था, अब भी कोई टैक्स नहीं लगता। पहले था कि 3 से 6 लाख सालाना इनकम पर 5% टैक्स लगता था, अब इसको 3 से बढ़ाकर 7 लाख सालाना कर दिया गया है 5% टैक्स के लिए। पहले 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स लगता था, अब 7 से 10 लाख कर दिया गया इसको। 9 से 12 लाख के सालाना इनकम पर 15% टैक्स था, इसको 9 की बजाय 10 से 12 लाख तक कर दिया गया 15% टैक्स। पहले 12 से 15 लाख जो सालाना इनकम थी उस पर 20% टैक्स था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% टैक्स था, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मोटे तौर पर जो लोग 10 लाख तक की कमाई कर रहे हैं उनके लिए फायदे की खबर है, या फिर कहिए कि 3 से 12 लाख तक सालाना इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, और इसका सीधा फायदा आम टैक्स पेयर को होगा और उसके करीब 17,500 रुपए सालाना बच जाएंगे। टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 7,75,000 रुपए सालाना कमाने वालों को 1 पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। वो कैसे होगा वो भी समझिए भाई। 3 लाख रुपए तक तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% टैक्स लेना है, यानी जो 4 लाख रुपए की कमाई है इस स्लैब में उस पर 5% यानी 20,000 रुपया टैक्स बनेगा। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत सरकार 20,000 रुपए माफ करती है। वहीं सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। नौकरी करने वालों की सैलरी से एक निश्चित अमाउंट पहले ही घटा दिया जाता है, इससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और टैक्स भी कम देना पड़ता है। इसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। तो 7 लाख की इनकम पर 20,000 का टैक्स सेक्शन 87A से माफ हो जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 जोड़ दीजिए तो 7,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल क्लास को टैक्स में राहत की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार टैक्स में राहत देने के लिए लगातार काम कर रही है। एक बार पीएम का यह बयान भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि ये सरकार ने जो टैक्स में छूट दी है ये कितनी बड़ी या कम। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, दूसरे माध्यमों से भी आम आदमी को, मिडिल क्लास को मदद मिलेगी टैक्स बचाने। इंडी गठबंधन का एक आरोप यह भी रहता है कि मोदी सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है, गरीबों का पैसा अडानी अंबानी को देती है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो भी आपको बताता हूं। जो टैक्स रिटर्न की हम बात करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि भाई सरकार ने बहुत बड़ा कोई तूफानी कदम नहीं उठाया, लेकिन अगर आप इसको नंबर से समझेंगे कि टैक्स रिटर्न भरने वाले, मतलब जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनकी संख्या देश में कितनी है? 7.4 करोड़, यानी 7 करोड़ 40 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं इस देश के अंदर। 140 करोड़ की आबादी में 7 करोड़ 40 लाख लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इसमें भी जीरो टैक्स, जिनका जीरो टैक्स की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वैसे लोग हैं 5 करोड़ 16 लाख। 7 करोड़ 40 लाख में से 5 करोड़ 16 लाख लोग ऐसे हैं जो रिटर्न तो फाइल करते हैं पर उनका कोई टैक्स नहीं बनता, टैक्स नहीं देते, वो स्लैब में आते हैं। टैक्स देने वाले कितने लोग हैं? टैक्स देने वाले लोग हैं 2 करोड़ 24 लाख। इतने लोग 2 करोड़ 24 लाख टैक्स देते हैं। अब इस 2 करोड़ 24 लाख में अगर आप देखेंगे 10 लाख से कम जिनकी इनकम है, ऐसे लोग कितने हैं? 10 लाख से कम इनकम वाले 97% है। यानी ये जो 2 करोड़ 24 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, उसमें से भी 97% लोग ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से कम आमदनी है। तो ऐसे लोगों की इनकम टैक्स में योगदान इनका कितना होता है? इनका योगदान होता है 52%। सरकार जो 100 रुपया कमाती है इनकम टैक्स से, उसमें 52 रुपया ऐसे 97% लोगों से आता है जिनकी आमदनी 10 लाख से कम है। तो जब आप 10 लाख कम तक या 12 लाख तक कमाने वाले को टैक्स में छूट देते हो, तो आप यह समझिए कि सरकार जो 52 रुपया कमा रही है उसमें कमी कर रही है, 97% लोगों को राहत दे रही है। यह बात समझनी होगी। जो लोग 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले हैं, इसमें 10 लाख प्लस के इनकम वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों की जो संख्या है वो 3% है। और उस 3% में हम में से बहुत सारे लोग आते हैं, तो हमको लगता है कि यार हमको तो कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर आप सरकार के हिसाब से देखिएगा तो सरकार 97% लोगों को राहत दे रही है। वो ऐसा देखिए, नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है, उनका विजन क्लियर है कि देश को आगे ले जाना है तो टैक्स तो लेना पड़ेगा, उसी पैसे से ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और 10 चीजें हों। और वो कभी भी कोई तूफानी राहत इनकम टैक्स में दे देंगे, इसकी उम्मीद ही करना बेमानी है। क्योंकि जब 2019 और 2024 के चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने कोई तूफानी फेरबदल नहीं किया टैक्स स्लैब में, तो ऐसा अब कैसे कर देते बॉस, जब भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। हां, यह जरूर है कि जिनको राहत की सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें राहत मिली, भले ये थोड़ी राहत है लेकिन राहत दी गई। लेकिन इस बार मिडिल क्लास को और भी बहुत कुछ मिला है, उसके बारे में बताऊं उससे पहले पब्लिक बजट पर क्या बोल रही है, एक बार वो रिएक्शन सुनिए। टैक्स स्लैब कम करना ये बहुत बड़ी राहत है। महिलाओं का भी ख्याल रखा है, स्टार्टअप के लिए भी बोला है, उसमें महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। देखा हूँ कि मिडिल क्लास को कहीं किसी तरह से गवर्नमेंट को ऐसी कोई छूट नहीं मिल रही है कि हाँ मिडिल क्लास को खुश हो, बाकी सारी लोगों को दिया जा रहा है। नहीं, कुछ चीजें तो अच्छी हुई हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ दवाइयां हैं जो
कैंसर है, बाकी चीजें हैं सारी, उन पर काफी 15% से 20% कम किया गया है। पिछले 30-40 साल का बजट देख रहा हूँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था तो कभी हुई नहीं थी स्टार्टअप के लिए, लोन के लिए बिना गारंटी के आपको लोन स्टार्टअप के लिए दे रही है गवर्नमेंट। कुल मिलाकर के बजट अच्छा है, महिलाएं खुश हुई है, आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है, महिलाओं को और आगे बढ़ाने की तरफ कदम है। मोटे तौर पर पब्लिक भी कह रही है कि बजट ठीक लग रहा है। मोदी सरकार के बजट में मिडिल क्लास का पूरा ध्यान रखा गया। मिडिल क्लास को राहत और फायदा देने के लिए जो ऐलान किए गए वो भी आपको बताता हूं। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 20 लाख कर दी गई। मतलब अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो जो लोन पहले 10 लाख तक का मिलता था, सरकार कह रही है कि 20 लाख रुपए आप लोन लो और बिना किसी गारंटी के ये मुद्रा लोन मिलता है बॉस। शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए 1 करोड़ घर बनाने का ऐलान हुआ है। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए का सस्ता लोन मिलेगा। कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई, जिससे दवाएं सस्ती मिलेंगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मोबाइल फोन और उसके चार्जर से 15% एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और अब मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते मिलेंगे। इस बार के बजट में युवाओं पर भी सरकार का फोकस साफ दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। जैसे कौशल विकास की 5 योजनाओं को सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग करेगी, जिससे 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा मिलेगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अपग्रेडेशन होगा और इस अपग्रेडेशन से 5 साल में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास होगा। सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप का प्लान बना दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है, जिसके तहत 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को टॉप की 500 कंपनियों में सरकार इंटर्नशिप करवाएगी। 1 साल की इंटर्नशिप में युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए भत्ता मिलेगा, जबकि इंटर्नशिप पूरी होने के बाद अलग से 6,000 रुपए मिलेगी। पहली नौकरी करने वालों को भी सरकार की तरफ से सौगात मिलेगी और उनके पीएफ अकाउंट में 1 महीने की सैलरी सरकार अपनी तरफ से डालेगी। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें 10 लाख रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन अब सरकार देगी और इस एजुकेशन लोन का 3% तक पैसा सरकार खुद जमा करेगी। यानी इस बार इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को थोड़ी छूट जरूर दिखे, लेकिन घुमा फिरा के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने दोनों का प्रयास होता दिखा। बजट में सरकार ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 पर बढ़ाई है। अब इससे क्या सस्ता और महंगा हुआ है वो भी सुन लीजिए। बजट में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाएं और इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15 से घटाकर 6% कर दी गई है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे, इनकी कीमत कम हो जाएगी, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, भाभी जी कहेंगी कुछ दिलाओ। मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर टैक्स कम किया गया है, यानी हो सकता है घर में नए मोबाइल की डिमांड भी हो जाए। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। चमड़े से बना सामान भी टैक्स कम करने की वजह से सस्ता हो जाएगा। वहीं कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, अब इसे 15% कर दिया गया। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। सोलर सेल और सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। कुछ लैबोरेटरी केमिकल्स पर भी सरकार ने इस बजट में टैक्स बढ़ाया। यानी मोदी सरकार के बजट से एक बात साफ हो गई है कि भाई सरकार का जो फोकस था वो फोकस दिखना चाहिए और सरकार कैसे आगे ले जाएगी देश को, अर्थव्यवस्था को, उसका पूरा प्रयास। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो लोन देना है वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया और युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा हो, युवा स्किल्ड हो सके, इस पर जोर है।